हर पोलिंग बूथ जिताना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, नकुल दुबे जिंदाबाद, नकुल दुबे जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, सदस्य मिश्रा जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आज इसे घाटमपुर की तपोभूमि पर, घाटमपुर की तपोस्थली पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, परम श्रद्धेय परम आदरणीय हम सब लोगों के नेता, हमारे समाज के बहुत ही मार्गदर्शक श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का इस घाटमपुर विधानसभा में हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ में नौजवानों को जोड़ने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय कपिल मिश्रा जी का भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं इस विधानसभा के प्रत्याशी श्री प्रशांत अहिरवार जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मिश्रा जी को हाथी फेर करके उनका इस घाटमपुर की पावन भूमि पर, इस परास की पावन भूमि पर उनका अभिनंदन करें। श्री प्रशांत अहिरवार जी। जोरदार तालियां बजा करके हमारे आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे प्रशांत अहिरवार जी, जिलाध्यक्ष बबलू चौधरी जी, हमारे महानगर के जिलाध्यक्ष श्री देवी तिवारी जी, हमारे सेक्टर प्रभारी संघ श्री गौतम जी, आदरणीय मिश्रा जी का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, हाथी भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम इस जिले के जिलाध्यक्ष श्री बबलू चौधरी जी से आपके बीच में हम युवाओं के नेता जिन्होंने हम आमंत्रित करते हैं, जिन्हें बहन जी ने आशीर्वाद देकर के हम लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए घाटमपुर विधानसभा से भेजा है। ऐसे हमारे नौजवान नेता जिन्हें आप यहाँ से विधायक चुनने जा रहे हैं, आपके भाग्य विधाता अपनी बटन 20 तारीख को हाथी का बटन दबा करके प्रशांत अहिरवार को यहाँ से विधायक चुनने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, आदरणीय प्रशांत अहिरवार जी, प्रत्याशी घाटमपुर विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बाबा साहब अम्बेडकर एवं माननीय काशीराम जी एवं समस्त बहुजन महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप लोगों को यहाँ आने के लिए मैं कई दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट अपनी बात जारी खत्म कर दूँ। मुझे पता है आप लोग हमारे मुख्यमंत्री माननीय सतीश मिश्रा जी को सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए, अब हमारी पार्टी सत्ता से 9 साल दूर है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय है। इस बात की गंभीरता आप लोग समझिए। अगर हम लोग इस बार अपनी सरकार नहीं बना पाते हैं तो हम लोग अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी सरकार बना देंगे। इस बार हमको और आपको साथ आना है और माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय बहन जी का आशीर्वाद तो घाटमपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला है।
जो कि आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से मुमकिन हो पाएगा। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में युवाओं के नेता, बहुजन समाज पार्टी में युवाओं का जोड़ने का काम करने वाले परम श्रद्धेय छोटे भाई श्री कपिल मिश्रा जी, जिनसे मैं आदर के साथ अनुरोध करता हूं, आए और अपनी बात को रखें। श्री कपिल मिश्रा जी। यहाँ मंच में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और ख़ास तौर से जो दूर दूर से आप सब लोग हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की ज़रूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। उनका शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारे प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहा है। साथियों, क्या ऐसे ही सरकार का वादा किया था? अब वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। लगभग पिछले 10 साल से इस प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है ये सरकार और इससे पिछली सरकार। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, बल्कि उसके बदले 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे या मजबूरी के कारण दूसरे प्रदेशों से अपना काम हम बंद करके वापस अपने प्रदेश लौटना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे युवा साथी अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं, तो बदले में ये सरकार सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, अब वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। वहीं आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी। वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग कोई कर रहा है तो वो ये सरकार कर रही है। चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ है। चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप तो हर किसी के फोन में है। इसी के माध्यम से ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार प्रसार फैलाती है। मैं तो बल्कि कहता हूं, इस सरकार को, इस पार्टी का बीजेपी नाम ही फुल फॉर्म बदल देना चाहिए। इसको भारतीय झूठा पार्टी कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल बोल के लोगों को, इस प्रदेश के, इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया इस पार्टी ने। साथियों, जैसा मैंने बताया सोशल मीडिया, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी तकलीफें, दिक्कतें, खास तौर से इस प्रदेश के युवा अपनी तकलीफें, दिक्कतें हम तक पहुंचाएं। और मैं वादा करता हूं, आपकी एक एक तकलीफ, एक एक दिक्कत नोट करी जाएगी और उनको आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और ये आदरणीय बहन जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं की दिक्कतें, उनकी तकलीफों का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, मैं ये भी चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ही माध्यम से आप सब लोग खुलकर इनके झूठे प्रचारों का खुलकर विरोध करें और घर घर जाके आप सब बता दें कि किस टाइप से ढोंग कर करके ये लोग सत्ता में रहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। साथियों, ये सरकार सिर्फ, जैसे आपने जानते होंगे
कि कोई एक नल जिससे जो खराब हो उससे पानी टपक रहा हो तो कब तक कोई उसको पोंछता रहेगा। अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत है। उसी तरह अब वक्त आ गया है कि इस सरकार को बदलने की जरूरत है और कीचड़ और होने से फैलने से रोकने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, अगर कोई कपकपाता आदमी जो बीमार हो, कांप रहा हो, उसको कोई हल्का सा झिझोड़ दे तो वो मुंह के बल गिरता है। उसी तरह ये सरकार अब कांप रही है और बुरी तरह बीमार हो रखी है। सिर्फ वक्त आ गया है आप लोगों का उसको हल्का सा झिझोड़ने की जरूरत है और 10 मार्च को ये सरकार मुंह के बल अपने गिरने वाली है और ये काम आप ही द्वारा होएगा। वो भी हाथी का बटन दबा के आपको बता देना है कि आपकी खुद की सरकार बनने जा रही है। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं आप तक रखने के लिए, आपसे बताने के लिए, लेकिन वक्त की कमी देखते क्योंकि आप सब लोग दूर दूर से मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपको सत्ता के नशे में कोई भी डराने की, दबाने की कोशिश करता है तो अब डरने दबने की जरूरत नहीं है और उसको ये बता देना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। वो आदमी खुद ब खुद कहीं डर के अपने बिल में घुस के या घर में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, आज जो बातें और जो विचार आप मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा सुने समझे, उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको समझ के अपने साथ लेके जाना है और घर घर जाके उनको बताना है और समझाना है और ये बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं और आप अपनी खुद की सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन इतना वादा करना चाहूंगा, मैं यहाँ दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी बार नहीं है। मुझे दोबारा फिर आना पड़े, 5 बार आना पड़े, 10 बार आना पड़े, मैं आपके बीच आता रहूंगा और युवाओं की दिक्कतों का सामना करने के लिए या उनकी तकलीफों के साथ में साथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिला के मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपकी जब अपनी सरकार बनेगी, आपकी एक एक तकलीफ आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत ही अच्छे विचार आपके बीच में रखे और आदरणीय कपिल मिश्रा जी, अब मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरा अथक प्रयास, दिन रात जिनका चिंतन बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है, ऐसे ही मेरे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नकुल द्विवेदी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए, अपने विचारों को रखें। श्री नकुल द्विवेदी। प्रशांत अहिरवार जी को जिता रहे हैं ना? हैं? हाथ खड़े करते, सब लोग हाथ खड़े करके कहें। नहीं, अपने आप खड़े करिएगा हाथ। सब लोग जिता रहे हैं तो सबकी मुझे आवाज सुननी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। नहीं, सबकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत लोगों की आवाज नहीं आ रही है। वहां जो सड़क भाई लोग खड़े उनकी भी आवाज नहीं आ रही है। इधर हमारी माताएं बहनों की आवाज नहीं आ रही है। सबके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, बहन कुमारी माती जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद। धन्यवाद। अब लगा रहा जाकर के आज ये बहुत पवित्र स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूं। घाटमपुर की धरती
अपनी पवित्रता के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि आज इस धरती पर हम सब लोगों को आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर मौका मिला है। मंच पर आसीन आज के समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके अगुआ, और जिनके दम पर, जिनके बल पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ये संदेशा देने का काम कर रहे हैं, संदेशा देने में कामयाब हो गए हैं कि आगामी 10 मार्च को जब डब्बे खुलेंगे उसके बाद अगर कोई ललकार रहा होगा तो हाथी ललकार रहा होगा, हाथी की चिंगार पूरा प्रदेश सुनने का काम करेगा। परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी, मेरे भाई प्रशांत अहिरवार जी, जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित श्री देवी तिवारी साहब, भाई छोटे मेरे कपिल मिश्रा जी, अनु त्रिवेदी जी, जिनके प्रांगण में हम लोग आज ये समारोह कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, त्रिपाठी जी, हमारे सामने की ओर बैठे हुए सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बड़ी चर्चा चारों तरफ चल रही है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। विकास किसने किया है? विकास भाई आप लोग जब यहां से निकलिएगा, मैं आप सब लोगों से वादा लेना चाहता हूं कि 100 घंटे का समय है, आप 100 घंटे के लिए भाई हमारे अहिरवार, प्रशांत अहिरवार बन जाइए। पूरे 5 साल ये नौजवान, आपका बेटा आपकी सेवा करने का काम करेगा, आपका खैर मकदम करने का काम करेगा। मैं कह रहा था विकास की बात हो रही है, जब निकलिए यहां से, जो मिल जाए उससे पूछिएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 23 नए जिले बनाने का काम किया। बताओ किसी प्रत्याशी ने, किसी भी नेता ने किया है? 5 साल बनाम 10 साल, 2007 से 12 बहुजन समाज पार्टी और 2012 से लेकर के 17 तक समाजवादी पार्टी और 17 से लेकर के आज 21 तक भारतीय जनता पार्टी। बताओ, तुलना कर ले पूरे के पूरे 10 साल। मेरे दोस्तों, आप 5 साल में 5 गुना डेवलपमेंट, 5 गुना विकास, उनसे ज्यादा करने का काम आदरणीय बहन कुमारी महतो के नेतृत्व में हुआ है। 23 जिला माने क्या? 23 जिला माने 23 नई कचहरी, 23 नए अस्पताल, 23 नए विद्यालय और 23 जिलों का एक सौंदर्यीकरण। ये रूप अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने दिया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। ये बात हम लोग को भूलना है चाहिए मेरे साथियों। बाकी बातें तो बड़ी लंबी लंबी लोग कर लेते हैं, लेकिन धरातल पे आने के बाद सच्चाई तब मिलती है। आज हमारे प्रदेश और हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश और हमारे प्रदेश में ये हो रहा है कि जिनके ऊपर भरोसा करके आप अपनी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा रखने का काम कर रहे हैं, वही आपका पैसा लुटवा करके विदेशों में भेजने का काम कर रहे हैं। अभी 25,000 करोड़ का फिर हो गया और ले कोई और नहीं जा रहा है। भैया के भाई बिरादर यहां से लेकर के गुजरात जाते हैं और गुजरात के माध्यम से विदेशों में, कोई अमेरिका में जाकर के बस जा रहा है, कोई इंग्लैंड में जाकर के बस जा रहा है, और आप यहां पर बैठ करके बाजा बजाने का काम कर रहे हैं। ये ताली बजाने के लिए मैंने नहीं कहा है। मैं आपको ये सौगंध देना चाहता हूं कि अपनी माटी के नाम पर, घाटमपुर के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर जब यहां से निकलिए, ये ललकारते हुए, चिघाड़ते हुए निकलिए कि अगर घाटमपुर से कोई विधायक बनेगा तो हमारा भाई प्रशांत अहिरवार बनेगा, बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा। ये संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश में। बहुत आपने भोपाल देख लिया होगा, कोई यहाँ पर झंडा लेकर के, कोई वहां पर बैनर लेकर के, कोई ऐसे कोई वैसे, लेकिन जो हाथी की चाल होती है वो चाल इतनी बतवाली होती है कि तमाम पीछे परिंदे उसके नीचे दब जाया करते हैं, लेकिन हाथी जब ललकारता है तो ललकारने काम करता है। मैं आपके बीच में, मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बाधा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 100 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तारीख 15 हो गई है, 20 तारीख को मतदान होना है, लेकिन इन 4 दिनों में अपने भाई को इतना मजबूत कर देना कि जब 10 मार्च को डब्बा खुले तो चारों तरफ हाथी दिखाई पड़े, प्रशांत अहिरवार दिखाई पड़े, उसको दिखाई पड़ेगा। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज के समारोह के मुख्य अतिथि कि आवे
प्रशांत अहिरवार को तो आशीर्वाद दे ही इस पूरे घाटापुर क्षेत्र के जितने लोग आए हुए सबको आशीर्वाद देते हुए वचन दिलाए कि जब तक हम अपने भाई को विधायक नहीं बना लेंगे हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सत्यचंद मिश्रा जिंदाबाद, सत्यचंद मिश्रा जिंदाबाद, सत्यचंद मिश्रा जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री बहुआ त्रिवेदी जी, जिला पंचायत सदस्य श्री देवी प्रसाद तिवारी जी, बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री प्रशांत अहिरवार जी, जिनको कि हमारी पार्टी की मुखिया, हम सबकी नेता बहन मालती जी ने अपना आशीर्वाद देकर के आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है, जिससे कि आप इनको अपना विधायक बना करके और विधानसभा में भेजें। श्री संघप्रिय गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, श्री शिवनाथ निषाद जी, जिला पंचायत सदस्य श्री हरिनारायण कुशवाहा जी, सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, श्री बंजारी लाल पाल जी, श्री मनोज सोनकर जी एडवोकेट, श्री इस्लाम कुरैशी जी पूर्व चेयरमैन, श्री शंभुनाथ त्रिपाठी जी, श्री हरेंद्र नाथ दीक्षित जी, श्री बबलू चौधरी जिलाध्यक्ष, श्री संजय सचान बीडीसी तथा यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के सभी आप समर्थक, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों तथा मीडिया के साथियों, भाइयों, आपके बीच में बहन मालती जी ने एक नौजवान व्यक्ति को भेजा है और खुशी की बात है कि ये तो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीकॉम एमबीए करने के बाद पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी करना चाहते थे। लेकिन बहन मालती जी की जो कार्यशैली है और उनसे प्रभावित होकर के उनकी सारी नीतियों को देखने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि नहीं, अब हम बहन मालती जी के हाथ मजबूत करने के लिए और राजनीति में आकर के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है। कानपुर नगर की ये सीट घाटमपुर हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए खास तौर से बहुत महत्व रखती है, इसलिए क्योंकि ये ऐसा शहर है जहां पर कि हमारी पैदाइश हुई, जहां पर हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, हमने यहीं से स्कूल किया, कॉलेज गए, तो ये यहीं से हमने वकालत पढ़ी और वकालत का पेशा भी शुरू किया। तो इस कानपुर नगर से एक व्यक्तिगत हमारा खुद का भी जुड़ाव है, पूरे परिवार का जुड़ाव, और वो जुड़ाव थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि अभी आपके बीच में कपिल मिश्रा बोल रहे थे, तो इनकी यहां पैदाइश नहीं हुई, ये तो लखनऊ में हुए, लेकिन इनके पिताजी यहां पैदा हुए, पर इनकी शादी कानपुर शहर में हो गई और इनकी पत्नी की पैदाइश कानपुर की है और देवी प्रसाद तिवारी जी जो बैठे हैं साथ में हम लोगों के कानपुर नगर अध्यक्ष, वो यहाँ पर मौजूद। तो हम सब लोगों का परिवार जो है वो कानपुर से खास तौर से एक जुड़ाव रखता है और हमारे लिए एक खास, इसीलिए जब कानपुर में आते हैं तो एक अपनापन हमको जो पूरे प्रदेश में जाने के बाद कानपुर शहर में लगता है वो खास तौर से है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अब की बार चूंकि ये निश्चित हो गया है, जो 2 चुनाव हुए हैं जहां 2 जगह वोटिंग पड़ी है, पहला चुनाव 10 फरवरी को और दूसरा जो कल पड़ा था 14 फरवरी को, इन दोनों ही चरणों में बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीतने का काम कर रही है। ये संदेशा पूरे प्रदेश को मिल गया और अब इसीलिए हम चाहते हैं कि कानपुर शहर में जो सीटें हैं, कानपुर में बहुजन समाज पार्टी पीछे न रह जाए
और हमको इस बात का अफसोस बाद में न रहे कि हमारा जो अपना खुद का शहर था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो बनना निश्चित है, बहन मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है, वो तो तय हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि कानपुर की भी भागीदारी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हो, और इसलिए आपके इस सीट पे हमारे जो नौजवान साथी यहां पर लड़ रहे हैं प्रशांत घाटमपुर से, तो आपका नाम भी आगे सुर्खियों में लिया जाए जब चुनाव के नतीजे आए और ये आवाज गूंजे विधानसभा में कि घाटमपुर से सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीत करके प्रदेश में आया है, तो वो घाटमपुर के प्रत्याशी जीत करके आए हैं, क्योंकि आपने उनको अपना आशीर्वाद और अपना वोट देने का काम किया। भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि अब तो 4 दिन बाद सरकार, 4 दिन बाद चुनाव है, और आज से 20-21 दिन बाद चुनाव 5 तारीख को 7 तारीख को खत्म हो जाएगा, आखिरी वोटिंग होगी, 10 तारीख को चुनाव की गिनती हो जाएगी। और जैसा कि अभी नकुल दुबे जी कह रहे थे कि हाथी जो है उसने चलना शुरू किया था जब पहला चरण शुरुआत हुई, और उसके बाद ही से उसने अपनी जो चाल चली है और बढ़ाने का काम किया है, वो चिंगारते हुए, दौड़ते हुए और आगे बढ़ रहा है और लखनऊ की तरफ जा रहा है, और 10 मार्च को जाकर के वहीं पर रुकने का काम करेगा, जबकि बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना लेगा। लेकिन इसमें आपका योगदान चाहिए, और आपका योगदान तभी हो सकता है जब खाली आप अपना ही वोट न दें, अपने साथियों का, अपने नातेदार रिश्तेदारों को, उन सबको, जानने वालों को, उन सबको लेकर के और हाथी के सामने वाले बटन को दबाने का काम करवाएं और खुद भी करें, तब हमें आपका योगदान मिलेगा। और इसके लिए आपको उन लोगों को बताना होगा, 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिनों में आपको पूरा समय देना पड़ेगा। इन 4 दिनों में, जैसा नकुल दुबे कह रहे थे कि आपका भविष्य बदलने वाला है, भविष्य तो बदलेगा, लेकिन भविष्य बदलने के लिए कुछ न कुछ तो देना पड़ता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये 4 दिन हम लोग आपसे मांग रहे हैं। इन 4 दिनों में आप सब चीजें भूल जाइए, अपना काम धाम, यहां तक कि अगर जागना पड़े 24 घंटे तो जागिए, लेकिन ये 4 दिन आप अपने लिए दीजिए, अपने भविष्य के लिए दीजिए, अपने इस विधानसभा के लिए दीजिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दीजिए, और उनको दे करके आप ये 4 दिन जो हैं, इसको अगर आप दे देते हैं अपने लिए, तो चुनाव जब आप जीतते हैं तो इन 4 दिन के एवज में आपको पूरे 5 साल का सुकून बहन मायावती जी की सरकार बनने के बाद मिलने वाला है। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि ये 4 दिन की मेहनत कितनी जरूरी है। आप देखिए कि बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो क्या था, विकास, चारों तरफ विकास ही विकास था। जैसा कि अभी नकुल दुबे ने बताया कि 23 नए जिले बनाए, और 23 जब जिले बनते हैं, एक जिला भी बनता है, तो उसका समग्र विकास होता है। बहन मायावती जी ने 29,500 गांव, जो कि अंबेडकर ग्राम कहलाते हैं, उनका उन्होंने समग्र विकास अपनी सरकार में किया था। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। 5,500 जूनियर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने बनाए। हर जिले में अनेक लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल और कॉलेज उन्होंने बनाने का काम किया। यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाई, चाहे नोएडा में देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ में देख लीजिए, चाहे कानपुर में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। विकलांगजनों के लिए अकेली एक यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से लखनऊ में, वो भी बहन मायावती जी की देन है। उत्तर प्रदेश में अरबी फारसी की एक ही यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वो भी बहन मायावती जी की देन है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो बनी है, जहां पर दलित समाज के लोग, जो हमारे भाई बहन बच्चे पढ़ते हैं, उनको विश्व में, पूरी दुनिया में वहां से भेजने का काम होता है और उनको भेज के पढ़ाने का काम होता है, वो भी बहन मायावती जी की देन है। चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे अन्य चीजें हो,
विकास की हर चीज बहन मायावती जी ने करने का काम किया। उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था, 6,500 मेगावाट की बिजली खाली उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता था 2007 के पहले। बहन मायावती जी ने उसको बढ़ा करके और 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम अपने 5 साल के कार्यकाल में किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्थर खाली लगाने का काम नहीं किया, उन्होंने पत्थर लगा के योजनाओं की घोषणाएं जब चुनाव आने लगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी अपनी सरकार जब जाने लगी थी तब कर रही थी, इस तरह का कार्य बहन मायावती जी ने नहीं किया। बहन मायावती जी ने आते ही कार्य शुरू कर दिए थे, और जब शुरू कर दिए तो 5 साल के अंदर उनको खत्म करने का उन्होंने काम भी किया, और जितने भी कार्य थे 5 साल में खत्म किए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, जो कि सिर्फ झूठे वादे करती है और इस तरह से वादे करती है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि अरे ये तो हमको मिल जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। कहा था उन्होंने कि हम तो 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएगा, गरीब के खाते में। इंतजार करते रहे लोग। एक नया पैसा जब नहीं पूछा तो पूछा कि कहां गए 15 लाख, तो जवाब मिला वो तो जुमला था, आप गलतफहमी में आ गए थे। वही हमने वादा इस तरह का नहीं, हमने जुमला बोला था। 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। नौजवान जो हैं लग गए उनको जिताने में, अपना वोट डाल दिया, सोचा कि ये तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरियां लेने का काम किया पूरे देश में। जहां जहां पर भी सार्वजनिक उपक्रम थे, जहां जहां भी सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं, उन्होंने एक एक चीज को लेकर के, और ये आपकी खुद की संपत्ति थी, इसको इन्होंने कुछ चुनिंदा 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम किया। चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे ऑयल बनाने की कंपनियां हो, तेल की कंपनियां हो, हवाई जहाज बनाने की कंपनियां हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, और चाहे बैंक हो, उसको भी इन्होंने बेचने का काम किया। पहले बैंक में घोटाला, लाखों लाख करोड़ का घोटाला, और घोटाला करके उसके बाद उनको विदेश भेज देते हैं, कहते हैं ऐश करो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और उसके बाद जब बैंक कंगाल हो जाती है तो बैंक को कहते हैं कि हम बेच रहे हैं, और किसके हाथ में बेच रहे हैं? उन्हीं लोगों के हाथ में बेचने का काम करते हैं जिन्होंने उसको कंगाल किया। अभी कल का खुलासा जो है, 25,000 करोड़ का एक घोटाला बैंक में, अकेला एक घोटाला बैंक में आ गया, सबसे बड़ा घोटाला। तो इस तरह के घोटाले बैंक में कौन कराता है और कैसे होते हैं? वो इन्हीं के द्वारा होते हैं। और फिर घोटाला करके घोटालेबाजों को उनको कहा जाता है कि तुम हमारे उसमें रहोगे, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, और तुम ऐश करो, और फिर उसी बैंक को बेचने का काम करते हैं। नौकरी कहां से मिलेगी? नौकरी या तो सरकारी दफ्तरों में मिलेगी, वहां पर नौकरी बंद कर दी, वहां कोई नौकरी नहीं, कह दिया कि अब जो भी पद खाली होगा उसमें कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। 7.5 लाख नौकरियां तो खाली दिल्ली में खाली पड़ी हैं। 11 लाख 12 लाख आपके प्रदेश में नौकरियां नहीं भर रहे हैं। क्यों नहीं भर रहे हैं? कहते हैं कि नौकरी भरेंगे तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, और लोग जो है सक्षम हो जाएंगे, अपना खाना पीना कर सकेंगे, स्वाभिमान की जिंदगी जीने लगेंगे, तो फिर हमारे दबाव में कैसे आएंगे? वो तो उनको भिखारी बना के रखना चाहते हैं कि उनके पास जब कुछ नहीं बचेगा तभी तो दोनों हाथ फैला करके और कटोरा लेकर इनके सामने खड़े हो जाएंगे, भाई जो दे रहे हो दे दो और हमसे वोट ले लो, हमको कुछ दे दो, हम जिंदा तो रह सकें। आपने देखा किस तरीके से सरकारी धन से, सरकारी पैसे से लेकर के, और अनाज को उसमें फोटो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगा करके, और कहते हैं कि 5-5 किलो का अनाज हम दे रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले अपने पैसे से, खजाने से दें तो समझ में आता है। आप तो सरकारी पैसे से, और आप ये 5 किलो देने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमको वोट दे दो क्योंकि 5 किलो अनाज दे दिया। 4,000 रुपए का मोबाइल पकड़ाने का काम करते हैं, कहते हैं हम तुम्हें चुनाव आ रहा है, 4,000 का मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन वोट हमको दे दो, हम तुमको मोबाइल दे रहे हैं। इसी के ठीक विपरीत देखिए बहन मायावती जी, उन्होंने आते ही नौकरियों की झड़ी लगा दी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 2-2 लाख पुलिसकर्मियों की नौकरी दी, उन्होंने अध्यापकों की 3 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किया,
सफाई कर्मियों को दिया 1,12,000 की, लोगों को पहले ही 3 महीने में नौकरी देने का काम किया, तभी तो 23 लाख से ज्यादा नौकरियां दे पाई वो। और जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे उत्तर प्रदेश के, वहां पर लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी। नौकरी मिलेगी कहां? चाहे वो PWD हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, यही ब्रिज कॉरपोरेशन हो, यही तो स्थान है जहां नौकरियां मिलती हैं। वरना सरकारी नौकरियां तो कोई खाली हो नहीं रही है। जो खाली हो रही है उस पर रोक लगा दी कि आगे हम नौकरियां नहीं देंगे, लेकिन इनमें इन्होंने नौकरियां रोक करके और ठेकेदारी प्रथा डाल दी। कहा कि ठेकेदारी में अब यहां नौकरी होगी। ठेका एक ठेके को दे दिया, ठेकेदार को तुम काम कराओगे और तुम ही नौकरी दोगे। अब इंजीनियर, एमटेक, बीटेक, डिप्लोमा, ये सब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? 5,000 की ठेकेदार के साथ में नौकरियां कर रहे हैं। और नौकरी ऐसी नौकरी जो आज रखा कल भगा दिया। तो इस तरह की ये सरकार है। जब नौजवानों ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि आपने हमसे कहा था नौकरियां दें, कहां गई नौकरी? तो उनका स्वागत किस चीज से किया? लाठियों से, डंडों से। लखनऊ के विधानसभा के सामने लोगों के सरों से, नौजवान लड़कों के सरों से लड़कियों के खून बह रहा था, वो भी लोगों ने देखा। जब नौकरी ज्यादा जोर पड़ जाता है तो इंजीनियर टी बीटी करके निकाल के और उसके बाद कह देते हैं कि पर्चा लीक हो गया, फिर नौकरी नहीं देनी। लोग रो रहे थे बैठ करके, कह रहे थे हम कहां जाएं, कैसे अपना घर चलाएं, कैसे अपने माँ बाप जिन्होंने हमको पढ़ाया है, पढ़ा लिखा के अपने पूरे जीवन की पूंजी हमारे ऊपर डाल दी, उनको हम कैसे उनकी देखभाल करें, कैसे उनको हम इलाज कराने का काम करें। हमें घर आने में, अपने वापस आने में शर्म आती है। नौजवानों से बात करिए तो वो बताएंगे कि वो घर वाले पूछते हैं क्यों घर वापस आए हो, तुम कमाई तो कुछ कर नहीं रहे हो, इससे अच्छा बाहर ही घूमते रहो। इस तरह की स्थिति में उतार दिया। और कहते क्या है, उनको सलाह क्या देते हैं कि ठीक है नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तुम जाओ पकौड़ा बेचने का काम करो। उनको पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं। तो ये वो पार्टी है जिसने हरेक से वादा किया और हरेक से झूठा वादा किया। किसानों से कह दिया कि हम तुमको 2 गुना तुम्हारी आमदनी कर देंगे, हमको वोट दे दो। किसानों ने सोचा, भोले भाले किसान, उन्होंने सोचा कि इनको वोट दे देते हैं, ये हमारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। इन्होंने क्या किया किसानों के साथ में? पूरे देश में नहीं छिपा किसी के साथ में। दाम उन्होंने 2 गुना तो नहीं किया, उनकी जमीन छीनने की योजना बना ली। ऐसा कानून बनाए, 4 कानून, जिसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी किया, बाहर भी किया। हमने स्वयं उसका विरोध वहां पर किया। और इसलिए क्योंकि ऐसा कानून बनाया था कि किसान को मजबूरन ठेके में अपनी जमीन इन्हीं कुछ उद्योगपतियों को दिलवाना चाहते थे, और देने के बाद जीवन भर उनको वो जमीन वापस नहीं मिलने वाली थी। किसान सब समझ गया कि इसमें पीछे क्या इनकी नीयत है। उसने आंदोलन किया, पूरे देश में आंदोलन किया, प्रदेश में भी किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके 4 किसान के लोगों को अपने गाड़ी के नीचे, मंत्री के लड़के की गाड़ी के नीचे, और कुचल करके, दबा करके उनकी हत्या करवाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन्होंने कुचल के मारने के साथ साथ में उसके बाद मंत्री बनाए रखा उनको, और लड़के को 4 महीने में बेल करा दी। कहा कि नहीं नहीं, ये अपना लड़का है, इसकी तो बेल हो जानी चाहिए। इसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है कि इसने हत्या की थी और सोची समझी से की थी, लेकिन इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये अपनी पार्टी का आदमी है, और इसको छोड़ दो। आपने देखा किस तरीके से किसानों के साथ में 25 रुपए दाम बढ़ाने का काम किसानों के लिए किया है। और वो भी कब? 2 महीने पहले उनके गन्ना मूल्य का, जब चुनाव आ गया तब। और 2 महीने पहले 25 रुपए बढ़ाए। बहन मायावती जी ने, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 35 रुपए बढ़ाए थे। लेकिन बहन मायावती जी ने, उन्होंने कोई वादा इस तरह का नहीं किया था। वो तो करके दिखाती हैं। वो इसीलिए कहती हैं कि ये झूठे वादे वाले लोग हैं, हम तो करने पे विश्वास करते हैं। उन्होंने 125 रुपए क्विंटल का जो दाम था उसको 250 रुपए देने का काम किया था। बहन मायावती ने 2 गुना करने का काम किया। आज तो किसान खाली खेतों में बैठ करके, और वो गाय भैंस और सांड को
भगाने के लिए 24 घंटे बैठा रखवाली करता रहता है कि किसी तरह से उसकी फसल बची रहे। उससे कहा इन्होंने कि हम तुम्हें न्यूनतम जो है उसका बिल ले आएंगे, तुम अपना आंदोलन वापस ले लो। और उससे कहा कि मुकदमे जो लाखों की संख्या तुम्हारे ऊपर कर दिए वो भी वापस ले लेंगे। उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, ना न्यूनतम पैसे का बिल लाए और ना ही मुकदमे वापस किए। ये दोनों ही चीजें इन्होंने नहीं किया, फिर से धोखा देने का काम किया। और इनके मंत्री ने खुद कहा कि ये हमने वापस इसलिए कानून किया है क्योंकि चुनाव आ गया और चुनाव खत्म होने के बाद हम इसको दोबारा लाने का काम करेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, इनके जो जो ऊपर बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, का लोगों से कि सुन लो बहन मायावती जी ने क्या 9 अक्टूबर को कहा था। और बहन मायावती जी ने अभी अपनी जो उनकी रोजाना रैलियां हो रही उसमें क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी कर लो, हम उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे और ये काले कानून इनके ऊपर लागू नहीं होने देंगे, ये कुछ भी कर ले। आपने देखा महिलाओं के साथ में इन्होंने क्या वादा किया था। आज यहां महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। महिलाओं से इन्होंने कहा था कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम तुम्हारी रसोई का खर्चा कम कर देंगे। और बदले में क्या दिया। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी रिपोर्ट होती है और केंद्र की सरकारी रिपोर्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है और उसके साथ दुराचार हो रहा है हर 2 घंटे में। क्या यही सुरक्षा हम लोगों ने मांगी थी? क्या यही महिलाओं ने सुरक्षा इनसे मांगी थी? बहन मायावती जी की याद करिए, उनके शासनकाल को। समाजवादी पार्टी में तो आम चीज थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो जानी ही इस सब के लिए जाती है। समाजवादी पार्टी तो जब भी आती है उसके आते ही गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार और दंगे फसाद, ये सब शुरू हो जाते हैं। सबको मालूम, आम मालूम है कि समाजवादी पार्टी का मतलब कि ये सारी चीजें। लेकिन इनसे तो उम्मीद नहीं करी थी। इनकी सरकार में भी वही सब हो रहा है जो समाजवादी पार्टी में होता था। लेकिन बहन मायावती जी का याद करिए, बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी तो वो घर से निडर होकर निकल जाती थी, क्योंकि उसको इस बात का डर नहीं होता था कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह भी उठा के देख लेगा, क्योंकि वो जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की मजाल नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देख ले। बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चला के दिखाया। यही अधिकारी थे, यही पुलिस वाले, बदल नहीं जाते कोई, ये विदेश नहीं चले जाते और विदेश से यहां नहीं आ जाते। जब बहन मायावती जी की सरकार होती है वही आईपीएस, वही आईएएस, वही पीसीएस, लेकिन कानून का राज शुरू हो जाता है। जैसे ही गद्दी में बैठती हैं कानून द्वारा कानून का राज शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कैसे कानून द्वारा कानून का राज चलाना है। वहां वो अपना पराया नहीं देखती कि ये हमारा अपना आदमी है, इसको छोड़ दो, ये माफिया है, ये बलात्कारी है, डकैती डाल रहा है, इसको छोड़ दो। सापा के जो पूर्व मुखिया थे उनकी तरह नहीं कि बलात्कार की जब बातें इंतहा हो गई उस सरकार में तो उन्होंने क्या कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में कि अरे ये तो लड़के हैं, नौजवान हैं, तो ये तो आपको नजरअंदाज करना चाहिए। इस तरह की सोच रखने वाले लोग। उसी जगह बहन मायावती जी, उन्होंने अपने ही लोगों को नहीं बख्शा। अगर उनके नजदीक हमारे खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक मिनिस्टर, उन्होंने जब कानून अपने हाथ में लेने का काम किया तो बहन मायावती जी ने उनको भी नहीं बख्शा। 15 दिन पुरानी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 में। हम तो चश्मदीद गवाह हैं उसके, क्योंकि हम उस समय बहन मायावती जी के घर में मौजूद थे बंगले में, और वहां पर बुलवा करके उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहीं से हथकड़ी लगवा करके और 5 साल के लिए जेल भेजने का काम बहन मायावती जी ने किया। आज क्या हो रहा है? कानून का राज कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं इनसे, जब ये कहेंगे कि इसको छोड़ दो, ये हमारा अपना है, ये हमारे खास है, और बाकी को कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे।
हत्या करा देंगे, एनकाउंटर करा देंगे। 100 से ज्यादा ब्राह्मणों के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में, 100 से ज्यादा। ऐसी क्या दुश्मनी है ब्राह्मणों से, ऐसी क्या दुश्मनी है दलितों से? अल्पसंख्यक समाज से कहते हैं कि तुम चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहो वरना बुलडोजर चला देंगे। डराने का काम, दहशत फैलाने का काम करते हैं। एनकाउंटर कराने में 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के एनकाउंटर हो गए, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कहते हैं हमने तो बड़ा अच्छा काम किया, अब की सरकार बन जाने दो, अब की तो ये गिनती कई गुना बढ़ा देंगे। इस बात की बात करते हैं खुलेआम मंच से। वो भूल जाते हैं कि ब्राह्मण समाज ये वही ब्राह्मण समाज है जिसने इकट्ठा होकर के भाईचारा बना करके और दलित समाज के साथ में और बहुजन समाज के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर के और भाईचारा बना करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी के बनवाने का काम किया था। और अब की बार भी यही होने वाला है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हम कहते हैं, आपके यहां भी 2 बार आ चुके हैं इसी जुलाई के बाद से इस जिले में, और जिस तरीके से हर जिले में जा करके हमको प्रबुद्ध समाज सम्मेलन में और खास तौर से जिस तरह से ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के एक साथ भाईचारा बना के खड़ा हुआ है, अन्य समाज के साथ में कोई ताकत नहीं है कि अब की बार बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से रोक पाए। आज सब समाज के लोग इकट्ठा हैं, एक साथ हैं, वो देख रहे हैं किस तरह से इनकी सरकार में काम हुए, किस तरीके से एक दलित समाज की लड़की हाथरस में उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत शरीर भी उनके घर वालों को नहीं देते हैं। उसकी मां, उसके घर वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमारी बेटी की शक्ल तो दिखा दो आखिरी में, आखिरी वक्त में, लेकिन नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश है। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी तस्वीर दिखवा रहे थे टेलीविजन में और अखबारों में छपवाई कि वो खुद रात में बैठे हुए 1 बजे और देख रहे हैं कंप्यूटर लगा करके और टेलीविजन लगा करके कि हाथरस में क्या हो रहा है। और जिलाधिकारी जिसके काम दूसरे होते हैं, उससे कहा गया कि खड़े रहो वहीं पर और देखना कि किसी भी हालत में इसका शरीर इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग हमारे अपने खास लोग हैं। और फिर आपने वो मंजर भी देखा, कितना दर्दनाक कि मां को शरीर न दे करके और जिलाधिकारी के आदेश और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश यहां से लखनऊ से दिया उसके तहत में उस लड़की का शरीर रात के 2:30 बजे और ले जा करके खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके एक कांस्टेबल से आग लगवाने का काम इन्होंने करने का काम किया। इससे ज्यादा घृणित क्या काम हो सकता है? पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों तक ये तस्वीर छपी और हम लोगों को लज्जित होना पड़ा कि देखिए एक ऐसा प्रदेश भी है इस देश में जो कि जहां पर कि एक ऐसा जिला है जहां पर ये भी हो रहा है। वहीं पर हाथरस में आपने देखा रेणु शर्मा नाम की लड़की, रेणु शर्मा नाम की महिला एक राजनीतिक महिला थी। वो पंचायत की पूर्व जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही। उससे भारतीय जनता पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले दोनों मिल गए आपस में इस मामले में और मिल करके उससे नाराज थे क्योंकि वो उसका वर्चस्व था, वो लोगों के बीच में काम करती थी। उसके ऊपर फर्जी मुकदमे मिलकर लगवाए इन्होंने और लगवा करके उसके बाद जेल भिजवाने का काम किया। उसके पति को भिजवाया, उसके पति के भाई को भिजवाया और सबको अलग अलग शहरों में भेज दिया। और उसके बाद जब उस महिला की, रेणु शर्मा की महिला की बेल हो गई न्यायालय से, तो भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। जेल से कब बाहर निकलने दिया? जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई तभी उसको जेल से बाहर आने दिया। ये ऐसी सरकार है। और क्या दोष था उसका? सिर्फ इतना ही कि ब्राह्मण समाज से महिला थी और दबंग थी, वो अपनी बात रखती थी, कोई माफिया तो थी नहीं। उसी तरीके से आपने देखा आपके ही जिले की एक 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, ब्राह्मण समाज की एक बेटी, उसकी शादी हुई, 1 दिन पहले शादी हुई, शादी होकर के अपने ससुराल में जाती है, वहीं की तो थी नहीं वो, 1 दिन पहले शादी हुई थी
उसकी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। उसके पति को तो गोलियों से भून दिया। लखनऊ से निर्देश आया था, लेकिन उसको भी उठा ले गए। उसके साथ साथ में घर में जो काम कर रही थी महिला, उसकी 6 साल की बच्ची और 3 साल का लड़का, उसको भी ले गए महिला के साथ में। और दूसरी महिला जो काम करने वाली थी उसको भी ले गए। आज 20 महीने होने वाले हैं और उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। 4 महीने में हत्या आरोपी, 4 महीने में गाड़ी से कुचल करके मारने वाला, जिसने कि खुलेआम ये काम किया, और उसको बेल मिल जाती है और उसके बेल दिलाने का काम ये सरकार करती है। और 20 महीने से खुशी दुबे को अभी भी जेल के अंदर बंद करके रखा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सूचना मिलेगी कि रेणु शर्मा की तरह उसकी भी मृत्यु जेल के अंदर हो गई और तब उसको हम जेल से बाहर आने देंगे। इस तरह की ये सरकार है। तो इस सरकार को आपको पहचानने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मिल करके योजना बनाते हैं। आज आपने देखा किस तरीके से दंगे फसाद, जब 134 दंगे कराए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, तो कैसे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कर ये माहौल बनाते हैं, ये माहौल बिगाड़ते हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं होती कि कितने लोग दंगों में मर गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। इनको तो अपना वोट देखना है, उसी को साधना है। ये उसी के लिए काम करते हैं और उसी के लिए सोच करके आगे बढ़ने का काम करते हैं और इसीलिए मिल करके करते हैं। और ये एक ही सिक्के के दो पहलू इसीलिए कहलाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी आशीर्वाद दिया था कि प्रधानमंत्री बन जाइए मोदी जी, और उसके बाद यहां पर आकर के योगी जी को भी आशीर्वाद देने का काम किया था। आपने ये भी देखा कि किस तरह से अभी चुनाव शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी के वही मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के मुखिया बैठ करके, वो तस्वीर अखबारों में भी और मीडिया में भी चली थी, आपस में बैठ करके किस तरीके से गुटमैनी कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में दोनों लोगों के हाथ में कागज था और तैयारी कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, कैसे रणनीति बनाई जाए इसको बना रहे थे। इसका खुलासा सामने हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, अपर कास्ट के अन्य समाज के लोग हों, और चाहे दलित समाज के लोग हों, सब एकजुट होकर के और इकट्ठा होकर के बहन मायावती जी को याद करते हुए उनका जो प्रदेश में उन्होंने भाईचारा की सरकार बनाई थी और सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया था और सबको उचित स्थान पर बैठाने का काम किया था, उसको याद करते हुए बहन मायावती जी को दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, चौथी बार नहीं, 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार से। और पूरा विश्वास है हम लोगों को, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है, जिस तरह से लोग दुखी हैं, जिस तरह से परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान बेरोजगार लोग हो, चाहे वो लोग हो जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जानें गंवाई, और चाहे वो लोग हों जिनको दवा नहीं मिली, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको अस्पताल नहीं मिला और इसलिए उन्होंने दम तोड़ दिया और 500 किलोमीटर चल करके पैदल आने का काम किया, बच्चों को कंधे में लाद करके, कोई सूटकेस में बैठा करके और टहलाते हुए लेके आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सरकार चल रही थी, उसको ये नहीं हुआ कि हम थोड़ा सा पैसा इस बात का निकाल के खर्च कर दें कि इनको हम गाड़ियां मुहैया करा दें, इनको बस दे दें, इनको दवाई दे दें, इनको ऑक्सीजन दिला दें, इनकी जान बचा लें। लोगों की तो ये हालत हुई कि लोगों को जलाने की लकड़ी भी नहीं मिली और लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिली, और अंत में लोगों को गंगा किनारे दफनाने का काम हुआ, बालू में दबा के दफनाने का काम हुआ, गंगा में बहाने का काम हुआ, और किस तरह से वहां पर जानवरों ने नोच खसोट की वो भी सबने देखा, वो घृणित दृश्य भी सबने देखा है। लेकिन इसी जगह अपने ऊपर यही पार्टी और यही लोग और प्रदेश के मुखिया 500 करोड़ रुपया हर महीने 500 करोड़ रुपया अपना किस बात का खर्च करते थे? सिर्फ विज्ञापनों के लिए।
विज्ञापन में देने के लिए, टेलीविजन में, अखबारों में खाली ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, इस बात का 500 करोड़ का विज्ञापन 5 साल में जोड़ लीजिए तो 20 से 25 हजार करोड़ रुपया इन्होंने खाली इसी बात पे खर्च कर दिया। अगर यही रुपया इन्होंने अस्पतालों में लगा दिया होता, दवाई में लगा दिया होता, और जो अभी इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जहां पत्थर लगाते थे हर शहर में जाकर के, इस चुनाव के अभी 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक, और हर जगह सरकारी कार्यक्रम करते थे पत्थर के नाम से, लेकिन वहां पर बसों का इस्तेमाल जो था सरकार के पैसे से होता था, बसों में खर्चा होता था, टेंट लगते थे सरकार के पैसे से, कुर्सियां लगती थी सरकार के पैसे से, मंच बनता, माइक लगते थे सरकार के पैसे से। लेकिन अगर यही पैसा इन्होंने, यही गाड़ियां इन्होंने जो ढोने के लिए लगाई थी, वही गाड़ियां इन्होंने अगर उस समय लगा दी होती सड़कों में, और जो लोग पैदल घूम रहे थे, तो शायद लाखों लाख लोगों की जान बच जाती उत्तर प्रदेश के लोगों की, और आज वो हम लोगों के बीच में जीवित होते। लेकिन इससे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानते हैं कि हमने मीडिया में दिखा दिया, लोग भ्रमित हो जाएंगे, और भ्रमित करने की कोशिश भी की मीडिया में। मीडिया की भी मजबूरी किसको दिखाएंगे? आप देखते हैं, कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, जिसने पैसा दिया है, जिसने पैसा लगाया है, उसको दिखाने का काम करेंगे, और जो सबसे आगे चल रहा है, जो जीत रहा है, जिसमें एक तरफा जिसके ऊपर वोट पड़ रहा है, हाथी का निशान, बहन मायावती जी की सरकार, बहन मायावती जी की पार्टी, उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा तो उनसे मिला है। लेकिन यही मीडिया वालों को अब एहसास होने लगा है। आपने देखा कि 10 तारीख के पहले तक कुछ और बोलते थे, 10 से भाषा बदली। जब पहला दिन मतदान हुआ और लोगों को खबर हो गई कि एक तरफा लाइन लगा करके सर्व समाज के लोगों ने और बीएसपी में वोट डालने का काम किया है, हाथी के निशान पे डालने का काम किया है, तो भाषा बदलने लगी। और जब कल के वोट पड़े तो उसके बाद तो भाषा और भी बदल गई, क्योंकि लग गया कि अब तो बीएसपी की ही सरकार आने वाली है। क्योंकि ये वही लोग हैं, धीरे धीरे इसलिए बदल रहे हैं अपनी भाषा, क्योंकि ये 2007 की तरह अब की बार अपना मुंह नीचे झुका करके नहीं बैठना चाहते हैं, जैसे उस बार हुआ था। हम लोगों को बताते थे कि 37 सीटों पे जीतेंगे। एक मीडिया वाला कोई बहुत बड़ा मेहरबान हो गया था, उसने कहा था नहीं 47 सीटों में जीत रहे हैं, 37 में नहीं 47 में जीत रहे हैं। और जब नतीजे आए थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, और अब की बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जब प्रेस हुई थी पहली, मैं भी था उसमें, प्रेस में सबके सब मुंह नीचे झुका करके छिपा के बैठे हुए थे। उस समय वो आवाज कहीं नजर नहीं आ रही थी कि बीएसपी तो कहीं नजर नहीं आ रही। तब लोग बहाने ढूंढने लगे थे कि हमसे गलती हो गई, हम भांप नहीं पाए, हम तो 50 लोगों के बीच में गए थे, हम तो कैसे सही चीज बता सकते हैं, हम तो जो अपना सर्वे करते हैं वो जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां 500 लोगों से बात करते हैं, उस 500 से हम बता देते हैं कि पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा क्या करने वाला है। इस तरह का झूठा जो ये मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, उससे भी आपको सतर्क रहना है। आपको इनके इस तरह के सारे दांव पेचों से सतर्क रहना है, और जो समय बचा है आपके पास, इसको आपको अपने लिए लगाना है। ये आपके लिए समय है। यहां पर प्रशांत अहिरवार जी जो बैठे हैं, हमारे यहां पर इस समय आपके बीच में ये खड़े हैं, आपके हमारे साथ में ये नौजवान साथी आपके बीच में आज बहन मायावती जी ने इनको आशीर्वाद देकर के भेजा है। और इसलिए भेजा है कि ये नौजवान है, ये आपके बीच में बहन मायावती जी ने अपने अब की बार बहुत से नौजवान लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम हर स्तर पर जो नौजवान लोग हैं 50% से ज्यादा उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ये भी उनमें से एक है। तो इनको आप लोग अपना साथ देंगे, आप अपना आशीर्वाद देंगे, तो ये आपके मुख बन के वहां पर बोलने का काम करेंगे। प्रत्याशी ये जरूर हैं हम लोगों के लिए, कहने के लिए यही प्रत्याशी हैं, लेकिन सही माने में आप लोग जितने लोग यहां आज मौजूद हैं, हमारे लिए तो आप सब हमारे प्रत्याशी हैं, और हम आपको प्रत्याशी देखते हैं। ये तो सिर्फ एक मुखौटा है आपके लिए, और इसलिए
अपने को प्रत्याशी मानेंगे जब आप, और मानना भी चाहिए, प्रत्याशी जब आप मान लेंगे तो आप स्वयं अपनी रणनीति खुद बनाने लगेंगे, हमको बताना नहीं पड़ेगा। अगले 4 दिन आपको क्या करना चाहिए, जब आप एक प्रत्याशी के रूप में बैठ जाएंगे खुद सोच लेंगे कि अब तो हम क्या कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, चलो बाहर निकले, अपने इनसे बात करते हैं, उनसे करते हैं, उनको सही चीजें बताते हैं, और वही काम करने लगेंगे आप अगर प्रत्याशी आप होंगे। तो इसलिए प्रत्याशी के रूप में आप बाहर निकलिए और लोगों को अपनी बात कहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, आने वाली जो 20 तारीख है उसमें आपको बहुत चौकन्ना रहना है, उसके पहले भी रहना है। कोई आपको आकर के आपका वोट खरीदने की हिम्मत ना करे, कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश ना करे। वो तो धमकाने वाला समय गया, जैसा कि कपिल मिश्रा ने कहा कि अब धमकाने के वक्त गया, अब तो उनके डरने का समय आ गया। अब तो उनको डर लगेगा जो धमकाते थे आपको कि अब क्या होगा, अब तो बहन मायावती जी आ रही हैं और वो तो एक एक चीज का हिसाब लेंगी, छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए अब तो उनके डरने का और भयभीत होने का समय है, और इसलिए आप अपने वोट को संभाल के रखिएगा। उस दिन एक काम जरूर करिएगा जो बहन मायावती जी अपनी हर मीटिंग में कह रही हैं कि जिस दिन वोट पड़ना है उस दिन अपनी दिनचर्या, चाहे आप पूजा पाठ करते हो, ना स्नान ध्यान करते हो, नाश्ता करते हो, खाना महिलाएं बनाती हैं, वो सारे कार्य रोक दीजिएगा। सुबह उठ करके सबसे पहले घर से निकल करके समय मत देखिएगा कि 8 बजे मतदान होना है। आप जब नींद खुले उठ करके जा करके और पोलिंग बूथ में जा करके लाइन लगा करके खड़े हो जाइएगा, और अपना वोट डालने के बाद लौट करके घर में आकर के बाकी दिनचर्या करने का काम करिएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जब हाथी का बटन दबाएंगे, हाथी का बटन आप इतनी तेजी से दबाइएगा और दबा करके रखे रहिएगा जब तक हाथी की चिंगाड़ पूरे उस जो प्रांगण है उसमें सुनाई ना पड़ जाए, तब तक दबाए रखिएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि हाथी से बटन मत हटाइए, हाथ मत हटाइए हाथी के बटन से, जब तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और याद रखिएगा, जब तक कि आपको बगल में लगी हुई एक मशीन, जो छोटी सी मशीन होगी, उससे पर्चा कट के निकलता है, वो कट करके बाहर निकलना है, और उसमें आप देख न लें कि आपने जिसको वोट दिया है, हाथी को वोट दिया है, वही आपको दिख रहा है, तब तक आप अपनी बटन को दबा के रखिएगा। और अगर आपको गलत दिखे वहां, अगर आपको नजर आए कि पर्चा नहीं निकला और यह निकला है तो गलत निकला है, तो अपनी बटन दबाए दबाए आप वहां के अधिकारी को बुलाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप हाथ हटा लेंगे तो वो मशीन बंद हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप उस आदमी को बुलाइए जो वहां बैठा होगा और उसको दिखाइएगा कि देखिए हमने बटन दबाया है, लेकिन यहां पर ये गड़बड़ी हुई है, ये उसको बताने का काम जरूर। और इस बात को आप अपने ही तक सीमित मत रखिएगा, अपने जितने वोटर्स हैं उन सबको करिएगा, और अपनी उस दिन पोलिंग बूथ को बचा के रखिएगा। पोलिंग बूथ में जम के रहिएगा, पोलिंग बूथ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपकी पोलिंग बूथ में आकर के और दूसरे माफिया लोग और आके डरा धमका करके किसी भी प्रकार से आपको डराने धमकाने का काम करें, तो आप डटे रहिएगा अपनी बात। वहां मीडिया के लोग भी होंगे और लोग भी होंगे, उन सबको ये बताने का काम करिएगा, दबिएगा नहीं, क्योंकि हाथी जो है वो अपनी चाल चल चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो वेस्टर्न यूपी से, पश्चिम से निकल करके 10 तारीख को आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और उसकी चाल जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और बढ़ते हुए वो लखनऊ में जाकर के विधानसभा में ही रुकने का काम करेगा। 10 मार्च को जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, उसके बाद ही वहां पर हाथी जो है विश्राम करने का काम करेगा, इसके पहले नहीं करेगा। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।